हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जुडिशियल एग्जाम वॉचर से मैं राजेश कुमार सोनी। हम लोग पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश शहरी भवन किराए पर देने, किराए पर बेदखली का विनियमन अधिनियम 1972। ये हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोग अभी तक वीडियो के माध्यम से इसके चैप्टर 1 और 2 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे। चैप्टर 3 का जो हेड है वो है रेगुलेशन ऑफ लेटिंग, किराए पर देने का विनियमन। ये चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 सेक्शन 11 से सेक्शन 19 तक है और सेक्शन 11 से सेक्शन 19 तक में रेगुलेशन ऑफ लेटिंग के संबंध में जो भी प्रावधान है वो किए गए हैं। तो इससे पहला एक एमसीक्यू यही बन जाता है कि किराए के विनियमन संबंधित धाराएं हैं और फिर वो देगा 4, 11 से 19, 12 से 18, है ना। इस तरह से आपको बना करके देगा। तो आपको याद रखना है कि अगर रेगुलेशन ऑफ लेटिंग के सेक्शन से पूछ रहा है तो फिर वो 11 से 19 में ही आपको टिक करना है। और ये जो हमें धारा पढ़नी है उनको हम संक्षेप में एक बार देख लेते हैं कि जो धारा 11 है वो निर्बंधन, रिस्ट्रिक्शन या प्रतिबंध आरोपित करती है और वो ये कहती है कि बिना आवंटन की प्रक्रिया अपनाए कोई भी व्यक्ति अपने मकान को किराए पर नहीं देगा। यानी कि ये प्रतिबंध है भवन स्वामी पर कि आवंटन की प्रक्रिया के बिना किराएदारी का निषेध किया गया है। किराएदारी का निषेध किया गया है। तो किराएदारी का जो निषेध किया गया है आवंटन की प्रक्रिया के बिना, वो धारा 11 में है। ये धारा 11 में आप सिद्धांत कह सकते हैं कि ये सिद्धांत धारा 11 में बताया गया है। और जो आवंटन की प्रक्रिया है वास्तव में ये सेक्शन 16 यानी कि 16 में दी गई है। सेक्शन 16 काफ़ी लेंदी सेक्शन है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। उसके कुछ मुख्य अंश पढ़ेंगे जो हमारे लिए आवश्यक है परीक्षा की दृष्टि से। तो धारा 11 में आपने ये देखा। अब धारा 12 में क्या दिया गया है? तो धारा 12 में ये दिया गया है कि कुछ परिस्थितियों में भवन को रिक्त मान लिया जाएगा, खाली मान लिया जाएगा। तो धारा 12 में एक उपधारणा है। तो धारा 11 में एक सिद्धांत है निर्बंधन का, तो धारा 12 में एक उपधारणा है। यानी कि धारा 12 उपधारणा से संबंधित है। कौन सी उपधारणा? उपधारणा इस बात की कि भवन को कुछ परिस्थितियों में रिक्त माना जाएगा, ऐसी उपधारणा कर ली जाएगी। तो धारा 12 में उपधारणा की बात की गई है। धारा 13 जो है वो प्रदेशन या निर्मुक्ति के बिना भवन को अध्यासन करने के संबंध में है। यानी कि धारा 13 में, धारा 13 का भी संबंध धारा 16 से है। तो धारा 16 के अंतर्गत या आपको प्रदेशन का आदेश मिलता है या निर्मुक्ति का आदेश मिलता है, उसके अकॉर्डिंग आप धारा 13 में प्रदेशन या निर्मुक्ति पा सकेंगे। यानी कि भवन में अध्यासन कर सकेंगे, भवन में प्रवेश कर सकेंगे। तो धारा 13 में भी एक प्रकार का निर्बंधन है। वो निर्बंधन ये है कि प्रदेशन या निर्मुक्ति आदेश के बिना भवन को अध्यासन करने के संबंध में निर्बंधन है, प्रतिबंध है। इसके बिना आप नहीं कर सकते। 11 में दे नहीं सकते और इसके बिना प्रवेश नहीं कर सकते। धारा 13 में प्रवेश नहीं कर सकते। दोनों बातें हैं। अब धारा 14 की बात करते हैं। तो धारा 14 में ये बात बताई गई है कि किराएदारी का नियमितीकरण किया गया है। धारा 14 में आप बिल्कुल कंफर्म कर लीजिए कि जो वर्तमान किराएदारी है, इस वर्तमान किराएदारी को आदेश के अनुसार या अध्यासन के आधार पर उसको विनियमित किया जाएगा। तो विनियमित के प्रावधान धारा 14 में है। तो
नियमितीकरण या विनियमितीकरण के जो प्रावधान, किराएदारी की नियमितीकरण या किराएदारी के विनियमितीकरण के जो प्रावधान है वो धारा 14 में दिए गए हैं। धारा 15 बात करती है कि मकान के रिक्त होने की दशा में भवन स्वामी द्वारा इसकी सूचना दी जाएगी और ये सूचना देना भवन स्वामी के लिए अनिवार्य बना दिया गया। तो धारा 15 में नोटिस है और ये नोटिस कंपलसरी है, भवन स्वामी द्वारा दी ही जाएगी और देना ही चाहिए। धारा 15 में ये अनिवार्यता है। धारा 16 ये इस चैप्टर की मुख्य धारा है, इसको पढ़ना है। इसके अंतर्गत आपको प्रदेशन अथवा निर्मुक्ति के आदेश मिलते हैं और उसकी पूरी प्रक्रिया धारा 16 में दी गई है। धारा 17 में प्रदेशन का जो आदेश है वो तो आदेश में अगर कुछ शर्तें हैं तो उस शर्तों की का उल्लेख करता है कि अगर प्रदेशन का आदेश दिया जाता है तो क्या शर्तें होंगी, किन शर्तों पर दिया जाता है। तो प्रदेशन आदेश की शर्तों का उल्लेख धारा 17 में किया गया है। तो धारा 17 भी महत्वपूर्ण है, याद रखने का है, MCQ इसमें से भी बन सकता है। धारा 18 इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो भी आपको आदेश मिलते हैं, प्रदेशन का हो या निर्मुक्ति का हो, तो इसके विरुद्ध आप अपील कर सकते हैं। अपील का उपबंध किया गया है, कहाँ किया गया है, कैसे किया गया है, वो हम धारा 18 पढ़ेंगे तो देख लेंगे। लेकिन धारा 18 के लिए याद रखिए कि जो भी आदेश 16 के अंतर्गत मिलता है, प्रदेशन का निर्मुक्ति का जो भी आदेश हमें मिलता है, उस आदेश के विरुद्ध यदि हमें अपील में जाना है तो वो सेक्शन 18 के द्वारा ही जाएंगे। तो अपील का उपबंध है, तो धारा 18 अपील से संबंधित हो गई। तो इस तरह छोटे छोटे कीवर्ड आप बना लीजिए कि धारा 11 में निर्बंधन है ना, बिना आवंटन की प्रक्रिया के नहीं दी जाएगी। धारा 12 में ये है, धारा 13 में भी है, 14, 15, 16, 17 के लिए अपने अपने आप खुद के कीवर्ड सेट कर लीजिए, एक एक वर्ड। अब धारा 19 की बात की गई है, तो धारा 19 में भवन स्वामी अगर निर्मुक्ति के आदेश का दुरुपयोग करता है तो दुरुपयोग की दशा में पुनः प्रदेशन का उल्लेख किया गया है। तो धारा 19 में जो है वो पुनः प्रदेशन से संबंधित है। अब मान लीजिए आपको प्रदेशन का आदेश मिल जाता है, भवन स्वामी उसको नहीं मानता है, आपको प्रदेशन नहीं देता है, फिर आप जाएंगे प्रक्रिया में और पुनः प्रदेशन के अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से धारा 11 से धारा 19 संक्षेप में हमने देखा कि क्या क्या है इन धाराओं में, हमको क्या पढ़ना है इसमें से। तो अब हम धारा 11 से शुरू करते हैं। जो हमारे लिए आवश्यक है उन्हीं बातों पर हम यहाँ पर चर्चा करते चलेंगे और ये चैप्टर अपना कंप्लीट कर लेंगे। तो धारा 11 के अनुसार इस चैप्टर का जो पहला सेक्शन है धारा 11 है। धारा 11 के अनुसार कोई भी मकान मालिक अपने भवन को बिना आवंटन आदेश के किराएदारी पर नहीं देगा, बस इसको नोट कर लीजिए। और धारा 13 चूंकि 11 और 13 का आपस में संबंध है, दोनों में प्रतिबंध है। तो पहला प्रतिबंध धारा 11 में आपने देख लिया और धारा 11 में ये कहा गया, धारा 13 में ये कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति आवंटन आदेश के बिना किसी भवन में कब्जा कर लेता है तो वह अतिचारी समझा जाएगा। तो दोनों बातें हैं। धारा 11 कोई भी मकान मालिक अपने भवन को बिना आवंटन आदेश के किराएदारी पर नहीं देगा। धारा 13 यदि ऐसा होता है, यदि कोई व्यक्ति बिना आवंटन आदेश के किसी भवन पर कब्जा कर लेता है तो वह अतिचारी समझा जाएगा, किराएदार नहीं समझा जाएगा। तो 11 और 13 में आप ये थोड़ा सा फर्क बिठा लीजिए। अब अगर कोई व्यक्ति बिना आवंटन आदेश के किसी भवन पे कब्जा कर लेता है तो उसको दंडित भी किया जाएगा। तो इसके संबंध में जो पेनाल्टी का प्रावधान है वो धारा 31 में है। तो धारा 31(1) के अंतर्गत फिर उसको पनिश भी किया जाएगा, उसको पनिशमेंट मिलेगा। और अगर वो व्यक्ति दोष सिद्ध होता है तो उसे 6 माह का कारावास है और 5,000 रुपए का अर्थदंड है।
या फिर वो दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो धारा 13 में जो प्रावधान है, यदि उसका कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है तो धारा 31-13 का उल्टा कर लीजिए, याद रह जाएगा आपको कि धारा 13 का दंड धारा 13 के उल्टा करने पर आपको सेक्शन मिल जाएगा, उसमें है। तो धारा 13 को अगर आप उल्टा करते हैं तो 31 मिलता है ना, और 31(1) में इसका प्रावधान किया गया है। तो धारा 11 और धारा 13 हमने यहाँ पर समझ लिया कि ये है, इसमें और कुछ खास है नहीं। धारा 12 में हमने कहा कि धारा 12 जो बात करती है, धारा 12 उद्धारणा से संबंधित है, प्रिजम्पशन से संबंधित है। कुछ परिस्थितियां ऐसी होंगी जब हम भवन को रिक्त मान लेंगे, खाली मान लेंगे, तो वो कौन सी परिस्थितियां हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो और ये बहुत पूछा गया है, परीक्षाओं में बहुत पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। तो धारा 12 में भवन के मकानदार या किराएदार का भवन या उसके भाग से अध्यासन समाप्त हो जाएगा। अध्यासन का मतलब निवास करना समाप्त हो जाएगा। तो धारा 12 में पहली बात ये बताई गई कि यदि उसने का मतलब जो अध्यासन कर रहा है, उसने सारता शब्द याद रखिएगा, ये जरूरी है। इसमें कभी कभी गलत लिख के आता है एमसीक्यू में, मैंने देखा हुआ है। तो उसने सारता अपना सामान वहां से हटा लिया हो। पहली बात है कि जो भी अध्यासित व्यक्ति है, किराएदार है, उसने अपना सामान सारता वहां से हटा लिया हो, या फिर उसने उस पर किसी ऐसे व्यक्ति को जो उसके परिवार का सदस्य ना हो। तो अब हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं कि परिवार में कौन कौन लोग आते हैं। एक किराएदार के परिवार में कौन कौन लोगों को कानूनी रूप से मान्यता मिली है, तो उनमें से ही वो परिवार के सदस्यों को आपको दिमाग में रखना है। तो ये कहा गया कि पहली बात तो उसने सारता अपना सामान वहां से हटा लिया हो। दूसरा ये उसने किसी ऐसे व्यक्ति को उस जगह अध्यासन कर लेने दिया हो, प्रवेश कर लेने दिया हो, जो उसके परिवार का सदस्य नहीं। ये याद रखने की बात है। और तीसरा, किसी आवासिक भवन की दशा में, किसी आवासिक भवन की दशा में, तो किसी आवासिक भवन की दशा में, आवासिक भवन यानी कि जिसमें जो निवास करने के लिए किराए से लिया गया हो, ऐसी दशा में उसने तथा उसके परिवार के सदस्यों ने अन्यत्र कहीं निवास बना लिया हो या कर लिया हो। यह निवास अस्थायी नहीं होना चाहिए। उसने अन्यत्र कहीं स्थायी निवास कर लिया हो या अस्थायी निवास बना लिया हो। तो ये 3 बातें रहीं। इसके बाद जो 12(2) के अंतर्गत बताया गया है, वो ये कहा गया है कि यदि भवन अनावासिक है, अनावासिक का मतलब है जो कि आवास के लिए नहीं बल्कि किसी काम के लिए, किसी कार्य के लिए, व्यापार के लिए लिया गया हो, किसी अनावासिक भवन की दशा में यदि कोई किराएदार जो भवन में कारोबार करता है, तो कारोबार के लिए कोई अगर भवन लिया जाता है तो अनावासिक भवन कहलाता है। तो कारोबार करता है अगर ऐसे भवन में और किसी नए भागीदार को अपने कारोबार में प्रवेश करा देता है और वो ऐसा भागीदार है जो उसके परिवार का सदस्य नहीं है, तो भी अध्यासन समाप्त समझा जाएगा। तो यहाँ याद करने की बात है कि अगर आवासिक भवन है और उसने किसी ऐसे व्यक्ति को अपने साथ उस भवन में प्रवेश करा दिया है, कर लिया है, जो उसके परिवार का सदस्य नहीं है, तब भी समाप्त हो जाएगा। और यही अगर अनावासिक भवन है तो कारोबार में कोई भागीदार उसने अपने साथ ले लिया है, उसको उस भवन में अध्यासन करा लिया है, लेकिन वह भागीदार उसके परिवार का सदस्य नहीं है, तो भी वो समाप्त समझा जाएगा, तो भी वो किराएदारी समाप्त समझी जाएगी या भवन को रिक्त समझा जाएगा। इसके बाद धारा 12 बात करती है कि किराएदार किसी करार के अंतर्गत अध्यासन में था, यानी कि जब उसने किराएदारी ली थी तो कोई संविदा थी, संविदा
के तहत ली थी और वह संविदा या करार समाप्त हो गया है, तो अगर समाप्त हो गया है तो फिर अध्यासन भी समाप्त हो जाएगा। तो मकान मालिक और किराएदार के बीच अगर कोई करार है तो करार जब तक जिंदा है तब तक वो चलती रहेगी। करार समाप्त हो जाएगा तो किराएदारी भी समाप्त हो जाएगी, अध्यासन भी समाप्त हो जाएगा। अंतिम महत्वपूर्ण बात यह है धारा 12(4) के अंतर्गत कि किराएदार के हस्तांतरण हो जाने पर मकान से अध्यासन समाप्त समझा जाएगा। तो ये सिंपल है, अगर किराएदार है, उसका वो सर्विस में है, उसका स्थानांतरण हो गया है, तो फिर वहां जाकर के रहेगा, वो वहां अपना काम करेगा। तो सिंपल सी बात है, कानून ने इसकी व्यवस्था कर दी है कि भाई आपका ट्रांसफर हो गया है तो आप जाइए, इनका मकान भी खाली करके जाइए, तो भी अध्यासन समाप्त समझा जाएगा। तो ये बात इसमें धारा 12 में बताई गई। तो धारा 12 में उपधारणा है। उपधारणा किस मकान को रिक्त समझने की है और किन किन परिस्थितियों में रिक्त समझा जाएगा उसकी हमने चर्चा कर ली है। इसमें बस विशेष बात यही रखना है, याद रखना है कि कोई परिवार के सदस्य के अलावा अगर कोई अन्य व्यक्ति, चाहे वो आवासिक मकान हो चाहे वो अनावासिक मकान हो, वो प्रवेश कराता है तो समाप्त समझा जाएगा। अगर कोई स्थायी निवास वो अत्यंत बना लेता है तो भी समझा जाएगा कि रिक्त हो गया। अगर उसका कहीं स्थानांतरण हो जाता है तो भी रिक्त समझा जाएगा। वो पूरी तरह उसारता अपना सामान वहां से हटा लेता है तो भी उसको रिक्त समझा जाएगा। इस तरह से और अगर करार के अंतर्गत कोई किराएदारी है तो करार समाप्त होने पर उसको रिक्त समझा जाएगा। तो धारा 12 सिंपल है, आप उसको आसानी से दिमाग में बिठा सकते हैं। और अगर आपका अध्यासन समाप्त हो गया है तो सिंपल सी बात है, ये आपको याद रखना है, फिर वो किराएदार न रह जाएगा, न वो मकान मालिक रह जाएगा, और वो जो स्थिति बनेगी वो अपराधिकृत अध्यासी की बनेगी। तो यानी कि फिर वो व्यक्ति जो है अतिचारी ही माना जाएगा एक प्रकार से। धारा 13 के अंतर्गत फिर आप इस तरह से ये मामला वहां चला जाएगा, तो वो अपराधिकृत अध्यासी समझा जाएगा, किराएदारी समाप्त हो चुकी होगी। तो इस तरह से धारा 12 में हमने ये चीज समझ ली। अब हम धारा 12 के बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो हम धारा 16 पढ़ेंगे, लेकिन धारा 16 के पहले हम देख लेते हैं धारा 15। धारा 15 में ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है मकान मालिक को, और ये कहा गया है, एक लाइबिलिटी धारा 15 के अंतर्गत भवन स्वामी पर डाली गई है कि भवन के खाली होने की सूचना जिला मजिस्ट्रेट को उसे देना होगा। भाई प्रदर्शन आवंटन आदेश के तहत किराएदारी दी गई है, तो अगर किराएदार ने भवन को खाली कर दिया है तो उसकी सूचना उसे जिला मजिस्ट्रेट को देना होगा। मकानदार यानी कि भवन स्वामी 7 दिन पूर्व जिला मजिस्ट्रेट को सूचना देगा, खाली करने के 7 दिन पहले सूचना देगा, और किराएदार जिला मजिस्ट्रेट एवं मकानदार दोनों को रिक्त की कम से कम 15 दिन पूर्व सूचना देगा। तो कहने का आशय यह है कि धारा 15 जो है एक लायबिलिटी की बात करता है और कहता है कि अगर मकान खाली करना है किराएदार को तो इसकी सूचना मकान मालिक यानी कि भवन स्वामी खाली करने के दिनांक से 7 दिन पूर्व जिला मजिस्ट्रेट को देगा, और किराएदार को भी सूचना देनी होगी। किराएदार भी जिला मजिस्ट्रेट को सूचना देगा, लेकिन वो अब खाली करने के दिनांक से 15 दिन पूर्व सूचना देगा। तो दोनों में आपको याद रखना है, किराएदार सूचना देगा 15 दिन पूर्व, तो किराएदार की तरफ से सूचना पहुंच गई, और अब भवन स्वामी भी जिला मजिस्ट्रेट को सूचना देगा, लेकिन खाली होने के दिनांक से 7 दिन पूर्व सूचना देगा। इससे जिला मजिस्ट्रेट को यह पता चल जाएगा कि दोनों को पता है कि मकान खाली, एक को पता है मकान खाली करना है और एक को पता है कि मेरा मकान खाली होगा या किराएदार जाएगा।
ये धारा 15 बात करती है। धारा 15 लाइबिलिटी की बात करती है। अगर लाइबिलिटी वर्ड याद रहेगा, आपको ये टर्म याद रहेगा, तो फिर आपको पता चल जाएगा लाइबिलिटी क्या है। मकान मालिक के लिए 7 दिन पूर्व की है, किराएदार के लिए 15 दिन पूर्व की है। और है इसके अंतर्गत नोटिस है, नोटिस जिला मजिस्ट्रेट को है। अब धारा 16 में जो प्रदेशन या निर्मुक्ति के आदेश की व्यवस्था की गई है, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में कर लेते हैं। हालांकि धारा 16 के अंतर्गत प्रदेशन तथा निर्मुक्ति आदेश जो मिलते हैं वो मकानदार से आदेश में निर्दिष्ट व्यक्ति के लिए प्रदेशन आदेश में ये होता है कि जो जिला मजिस्ट्रेट ने जिस व्यक्ति को निर्दिष्ट किया है उस निर्दिष्ट व्यक्ति का नाम होता है, और उस निर्दिष्ट व्यक्ति को मकानदार से कहा जाता है कि इसको मकान किराए पर दे दे या इसको किराए पर प्रदेशन दे दे। और मकान को खाली करने के लिए मकानदार के पक्ष में जो निर्मुक्ति आदेश होता है तो उसे निर्मुक्ति आदेश कहा जाता है। यानी कि मकान खाली करने के लिए मकानदार के पक्ष में किराएदार के विरुद्ध जो आदेश दिया जाएगा वो निर्मुक्ति आदेश कहलाएगा, और किराएदार के पक्ष में मकानदार को प्रदेशन आदेश से यह आदेश दिया जाएगा कि आदेश में निर्दिष्ट व्यक्ति को किराए पर अपना भवन दे दे। ऐसे आदेश को प्रदेशन आदेश कहा जाता है। तो ये तो सिंपल बात है कि प्रदेशन आदेश क्या होता है, निर्मुक्ति आदेश क्या होता है। अब हम इसमें सेक्शन 16(2), 3, 5 ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको हम लोग अभी तो धारा 16(3) के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि जो प्रदेशन आदेश जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दिया जाता है उसमें कुछ निश्चित शर्तें होती हैं। तो वो जो शर्तें होती हैं उनको देख लेते हैं, और जब प्रदेशन आदेश उनके द्वारा दिया जाएगा तो ये शर्तें उसमें लिखी जाएंगी। इन शर्तों के तहत ही वो आदेश जिला मजिस्ट्रेट महोदय देते हैं। तो पहली शर्त है कि किराएदार द्वारा भवन का प्रयोग आवासी या अनावासी रूप में किया जाए। चूंकि वो क्लियर होगा वहां पर कि भवन आप आवास के लिए ले रहे हैं या कारोबार के लिए ले रहे हैं, तो जैसा भी हो उस हिसाब से उसमें निर्दिष्ट किया जाएगा। अगर अनावासी दशा में यानी कि व्यवसाय की दशा में आप ले रहे हैं तो कारोबारियों के नाम होंगे तथा भागीदारों के भी नाम होंगे उसमें, और कब्जे का तारीख भी डाला जाएगा, और जिस दिन से कब्जा दिया जाएगा कब्जा प्रदेशन आदेश में वो तारीख भी लिखी जाएगी, और कुछ अन्य विशिष्टियां नाम पते जो भी होते हैं वो सारी फॉर्मेलिटीज उसमें पूरी की जाएंगी। तो ये शर्तें लगभग प्रदेशन आदेश में निर्दिष्ट की जाती हैं। इसके बाद निर्मुक्ति आदेश भी होता है धारा 16 के अंतर्गत। तो उसमें भी हमें आधार ढूंढने पड़ते हैं। अगर कोई भवन स्वामी अपने मकान को निर्मुक्त कराना चाहता है तो भवन स्वामी को निर्मुक्ति के आधार लेने होंगे। निश्चित और वैध आधार भवन स्वामी को बताने होंगे। चाहे वो अपने संपूर्ण भवन को निर्मुक्त कराना चाहता हो या भवन के किसी निश्चित भाग को निर्मुक्त कराना चाहता हो, उसके लिए आधार होने चाहिए। तो और ये निर्मुक्ति आदेश जो होता है मकान मालिक के पक्ष में होता है। चूंकि भवन को हमें निर्मुक्त कराना है तो मकान मालिक के पक्ष में ही ये होगा। ठीक है, तो एक बात तो ये हो गई, और इसके लिए आपको जिला मजिस्ट्रेट का समाधान भी करना होगा कि हमारे पास वैध आधार है भवन को निर्मुक्त कराने के लिए। तो जो आधार हैं वो पहला आधार ये है
चूंकि आधार भी परीक्षा में पूछे गए हैं, एमसीक्यू में पूछे गए हैं, प्रीलिम्स में पूछे गए हैं, तो वो आधार, पहला आधार ये है कि भवन स्वामी अपने भवन को गिरा करके फिर से नया बनाना चाहता है, ऐसा आप सिंपल भाषा में देख लीजिए। दूसरा आधार है मकान मालिक अपने मकान को इसलिए प्राप्त करना चाहता है कि वह स्वयं कुछ करना चाहता है या उसके परिवार के किसी सदस्य के निवास के लिए उसे आवश्यकता है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके फायदे के लिए वह भवन धारण करता है, यानी कि वह भवन है उसके पास किसी अन्य व्यक्ति के फायदे के लिए, जो आवासी या अनावासी प्रयोजन के लिए हो। तो कहने का मतलब यह है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसके फायदे के लिए वह भवन स्वामी भवन को धारण करता है, भले ही वह आवासी प्रयोजन के लिए धारण करता हो या अनावासिक भवन प्रयोजन के लिए धारण करता हो। अगला आधार यह है कि यदि मकान मालिक किसी खैराती संस्था, न्यास या न्यासी है और वह उस न्यास के उद्देश्यों को आगे बढ़ाना चाहता है, उसके लिए उसे मकान की आवश्यकता है। तो कहने का मतलब अगर भवन स्वामी ट्रस्टी है या धर्मार्थ परोपकार कुछ भी कह लीजिए, ऐसी कुछ का वो प्रमुख है और वो उस संस्था के, ट्रस्ट के, न्यास के, खैराती उद्देश्यों के लिए जो भी ये संस्था बनाई गई हैं, उनके उद्देश्यों को वो अगर आगे बढ़ाना चाहता है और उनको बढ़ाने के लिए उसे मकान की आवश्यकता पड़ रही है, तो यह आधार बनाया जा सकता है। अगला आधार ये है कि भवन स्वामी का भवन बहुत ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में है और ऐसी अवस्था में है कि उसे गिरा करके ही दोबारा बनाया जा सकता है, अन्यथा कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है भवन के स्वतः ढह जाने पर, गिर जाने पर। इस स्थिति में है तो भी भवन को निर्मुक्त कराया जा सकता है। या फिर मकान मालिक यानी कि भवन स्वामी भवन को गिरा करके एक या एक से अधिक भवन बनाना चाहता है, क्योंकि वो कुछ इस तरह से बना है और इतना बड़ा है कि अब वर्तमान परिस्थितियों में उसे गिरा करके एक या एक से अधिक मकान बनाए जा सकते हैं उसी जगह पर। आज के समय को देखते हुए तो भी ये आधार हो सकता है उसके लिए। और एक अंतिम आधार यह है कि वो भवन को गिरा करके प्लाटिंग करना चाहता है। भवन की आवश्यकता उसे इस वजह से पड़ रही है कि वह भवन को गिरा करके उस जमीन को प्लाटों में विभाजित करके बेचना चाहता है। तो इस तरह से ये धारा 16 के अंतर्गत प्रदेशन आदेश, निर्मुक्ति आदेश और निर्मुक्ति आदेश के आधार हमने देखे। बहुत एमसीक्यू यहाँ से बनते हैं, प्रीलिम्स में बहुत बनते हैं। चैप्टर 3 इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से जो कुछ बन सकता है, जहाँ से आपसे कुछ पूछा जा सकता है, वहाँ से मैं आप से बातें कर रहा हूँ वीडियो के माध्यम से। या आप देखिएगा डायरेक्ट लेकर के उसमें मार्क कर लीजिएगा, हाइलाइटर से आप हाईलाइट कर लें उतनी जगहों को और एक बार पढ़ लें। इससे आपको याद रहेगा, रिवाइज करने में आसानी होगी और एग्जाम में गलती नहीं होगी। बाकी के सेक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।